हेलो बच्चों। आज जेई चैलेंजर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से बेस्ड होके हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। कई बार तुम इस वीडियो को जरूर देखना, इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि मैं और फाइनल तक देखना कि मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जानना तुम्हें जरूरी है तो दैट आंसर्स ना एग्जैक्टली ऐसा आए कि बस ये सही है तो सही है, गलत होने का चांस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो तो आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर क्वेश्चन फंसाने की कोशिश की जाए तो इससे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि जब आप आंसर मार्क करें ना तो फिर वो आंसर सही ही हो और आपको फुली कॉन्फिडेंस हो कि बस ये सही है तो सही है, गलत नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम तक जरूर देखना, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अटेम्प्ट करना है, न कि यूट्यूब पे, दूसरे यूट्यूब पे तो देखोगे तुम सोल्यूशन ऐसे ऐसे ना, उससे मत अटेम्प्ट करो। आपको एक बार के लिए लगेगा कि हाँ बहुत इजी है, बट मैं बता रहा हूँ एडवांस में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो एडवांस में तो नहीं होगा, वो एडवांस के बाद होता है, ठीक है, जब बाकी लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन एडवांस के एग्जाम में अगर तुमसे होना हो तो तभी होगा जब जैसा मैं बताया हूँ उसी प्रोसेस में तुम्हें जाना है, ठीक है, और तुम्हें आंसर निकालना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर आता है, ठीक है, जो कि आने की पूरी संभावना है, वो तुमसे जरूर होगा और रियल एग्जाम में होगा, न कि एग्जाम के बाद। ओके, देखो, ये कंप्रिहेंशन है, ठीक है। और ये कंप्रिहेंशन हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें ना ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है आजकल। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, हर जगह तुम देखोगे तो इसको डायमेंशन एनालिसिस से आता से बताते हैं लोग, लेकिन पता है उसमें इतना ईजियर नहीं है। अगर तुम सही समझोगे तो तुम्हें लगेगी कभी कभी कि समझ भी नहीं है कि डिपेंड किस पे कर रहा है। तो जब तक तुम्हें ये नहीं पता चले कि टाइम पीरियड वगैरह डिपेंड किस पे कर रहा है, तब तक तुम डायमेंशन एनालिसिस से आंसर कैसे बता सकते हो। तो मैं आपको तुम्हें बताता हूँ कि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ही ना हो, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलो, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। देखो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, मैं लेवल लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका जो लेवल है ये है 45% पे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसी का जो लेवल है इसको हम बताने जा रहे हैं 65% पे, हालांकि इसको 55 भी 55-65 के बीच का ही है, बट जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक बार वीडियो पॉज करके आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है ये अगेन 45% पे है। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल ऑफ मास m मूव ऑन द x एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द bx बराबर kx स्क्वायर, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं, ऐसा एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैं और आपको जगह दिखाता हूँ, वो यहाँ दिखाता हूँ, देखना। यहाँ पे तो एक खास बात है इसमें कि इन्होंने पूछा है कि प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में बात आती है कि ए का पावर कर दें, एम का पावर कर दें, अल्फा का पावर कर दें, यहाँ पे मैच कर जाता है। लेकिन अभी देखना एक और क्वेश्चन है, ये भी पी वाई क्यू का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल टू, देखो यू एक्स का फंक्शन के मॉड ऑफ एक्स क्यू है, अब प्रोपोर्शनल टू 1/√a आ गया। इसमें m के टर्म्स तो आए नहीं, इसमें अल्फा के टर्म्स तो आए नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इसका भी लेवल मैं अपने पास लिख दे रहा हूँ 65%। और ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो लेवल है ये भी 65% पे है, और मैं यहां से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल के टर्म्स हैं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। जब भी टाइम पीरियड ऐसा क्वेश्चन है तो जैसे मैं कहूँगा आपको वैसे ही करना है।
हर बार आपको लगेगा कि यार एकदम सही है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँ कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज कैसे करें, जबकि ऑप्शन में पता ही ना हो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब तक आपको पता नहीं कि डिपेंड किस पे कर रहा है, तब तक आप डायमेंशन एनालिसिस से आंसर एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, पता नहीं किसका पावर में चला जाओ। तो इस तरीके के मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करोगे डायमेंशन एनालिसिस। अरे तो पहले ये तो बताओ कि डिपेंड किस पे कर रहा है। जैसे ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, कह रहा a particle of mass m is execute oscillation about the origin in the x axis, its potential energy is vary according to this one, where k is the positive constant. If the amplitude of oscillation is small a, then its time period capital T is, time period capital T is, ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि जब भी आप डायमेंशन एनालिसिस से आंसर निकालते हो तो आपके सामने पता होना जरूरी है कि वो फंक्शन जिसका आप डायमेंशन एनालिसिस करना चाहते हो वो डिपेंड किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आपसे कम पूरी तरीके से मिस्टेक कराया जा सकता है। अगर आप उस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से फोर्स इक्वेशन भी, मतलब प्रॉपर तरीके से हम आगे भी बढ़ें, बाद में डायमेंशन एनालिसिस भी कर लें, हर चीज़ करें और हमारा आंसर एकदम करेक्ट आए, और कॉन्फिडेंस क्या है कि बस ये सही है तो सही है। देखो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड्स, तो यू एक्स के एक्स क्यू है, दैट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन बनेगा यू, वो बनेगा के एक्स क्यू। और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो यू का फंक्शन बनेगा माइनस के एक्स क्यू, ये बनेगा। अब मैं थोड़ा इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये तो मैं तुम्हें एनालिसिस कर रहा हूँ बट मेथड अलग है, वो अभी बताता हूँ। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स क्यू, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे चलेगा एक्स, और ये माइनस लग गया तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है यू वर्सेस एक्स के ग्राफ। अब एक पार्टिकल है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे आपने कुछ स्पीड इसको दिया, हल्का सा स्पीड दिया, तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर स्पीड 0 होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो अगर x बहुत स्मॉल हो जाए, x बहुत स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, तो लीनियर एसएचएम होगा। और x अगर बहुत स्मॉल नहीं भी हो तो फिर क्या होगा? अच्छा, लीनियर एसएचएम, एसएचएम बोलना सही वर्ड नहीं है, ये सही वर्ड नहीं है। अगर x स्मॉल हो या ना हो, ये कर्व, इसका मतलब नहीं कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही मोशन है, क्योंकि u सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वो इस तरीके से, ये तो ग्राफ था u का, अब यही ग्राफ मैं f की बात करता हूँ, f वर्सेस x का। तो f का क्या होगा? अच्छा, इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फोर्स का फंक्शन ऐसा होना चाहिए। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फोर्स का फंक्शन ऐसा होना चाहिए। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इस रीजन में फोर्स इधर है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी इधर, इस रीजन में फोर्स इधर है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब अगर एक पार्टिकल को यहाँ से स्लाइडली डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ दो तो इस फोर्स की वजह से वो ऐसे आएगा, स्पीड मैक्सिमम, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब कह रहा है ये टाइम पीरियड बताओ, जबकि ये मीन पोजीशन ये है। अब मैंने यहाँ पे मान लिया एक्सट्रीम पोजीशन, इधर ही मान लिया एक्सट्रीम पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड आपका ये है। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर मैं ये टाइम निकाल लूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लूँ, तो जितना टाइम में होगा उतना ही टाइम में, उतना ही टाइम में, उतना ही टाइम में, क्योंकि सिमेट्रिकल फंक्शन है। इसका मतलब हमें मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम निकालना है। मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये टाइम मैंने निकाल लिया तो हमारे आंसर्स आ गए, हमारे आंसर्स आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ से x दूरी पे है, यहाँ से x दूरी पे है। तो इस x दूरी पे है तो इस पार्टिकल की एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, इस पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व होगी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी दिखा दिया, ऐसे मोशन कर रहा था, तो किसी टाइम पे x पोजीशन पे है और वेलोसिटी i को दिखा दिया, मास इसका m है। तो इसकी टोटल एनर्जी, अच्छा इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m इंटू v का स्क्वायर। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? x ग्रेटर देन 0 है ना, दैट इज के एक्स क्यू।
इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कुछ और नहीं के एक्स के जगह पे क्या रखोगे ए तो पावर 3 बन गया, ये बन गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब जैसे मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसे ही करना तुम्हें। ये भी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपको, इसको इधर भेजेंगे तो के कॉमन, दिस इज एक्स क्यू ए क्यू माइनस एक्स क्यू, इसको इधर भेजा और ये 2 का टर्म यहाँ पे आएगा और मास का टर्म यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से मैं भी की वैल्यू लिख सकता हूँ, भी की वैल्यू यहाँ से भी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ दिस वन, ये पूरा अंडर रूट, इस भी को मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt, यहाँ से मैं dx लिखूँ डिवाइड बाई ये टर्म्स यहाँ ला दो ए क्यू माइनस एक्स क्यू और इस dt को इधर भेजो तो बनेगा अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m इंटू dt। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 पे, टाइम 0 था, पार्टिकल यहीं से स्टार्ट कर, पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ पे था, तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है, और जब यहाँ पहुँचेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कैपिटल ए, मतलब t1 टाइम मान लिया वहाँ पे, यहाँ पे t1 टाइम पे x कोऑर्डिनेट कैपिटल ए है। अच्छा यहाँ से एक कायदे से देखो, जो t1 की वैल्यू आ रही है वो कुछ और नहीं, t1 की वैल्यू m अपान इधर जाएगा तो बनेगा m अपान अंडर रूट ऑफ 2k, ये इधर भेज दिया, इसका इंटीग्रेशन t1 बनेगा और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस एक्स क्यू, लिमिट 0 से लेके a तक। अब हमारा जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो कुछ और नहीं, इसी t1 का 4 टाइम्स होगा, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ t1। अब मुझे t1 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताना ये जो t1 आ रहा है उसमें ये तो वैल्यू ये है, ये जो क्वांटिटी है ये पूरी पूरी क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस कर दूँ तो इसमें x देखो x फाइनल a है, मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद पूरा का पूरा फंक्शन कैपिटल A में कन्वर्ट होगा ही होगा, कैपिटल A के किसी पावर में कन्वर्ट होगा और साथ में एक सर्टेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और जो कांस्टेंट आएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक अरे या तो इंटीग्रेट कर दो, आ गया आपका आंसर, पुट कर दो, सब मिल गया आंसर। लेकिन इंटीग्रेट करने में भी टाइम लगेगा ना, प्रॉब्लम है कि टाइम लगेगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छी लाइन है, प्रोपोर्शनल इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल्स, तो फिर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो पूछ रहा है प्रोपोर्शनल तो मुझे इसको इंटीग्रेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन वर्ड है कि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेट करने में। मैं बताता हूँ कितना आएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे वैल्यू का इंटीग्रेशन देखना, बताता हूँ कितना आएगा, और ये यहां लिख रहा हूं, कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए क्यू माइनस एक्स क्यू का रूट 0 से a, ये इंटीग्रेशन कितना आएगा। अच्छा ये लिमिट जब प्लेस करोगे तो a का ही टर्म आएगा, एक ही टर्म्स आने वाला है। इतना तो मैं अच्छे से जानता हूं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन में एक सर्टेन कांस्टेंट, सर्टेन फैक्टर होगा जो कि इंटीग्रेट करने के बाद आने वाला है, वो है c, और साथ में अब डायमेंशन देखना, यहीं पे डायमेंशन एनालिसिस, ऊपर वाले का डायमेंशन क्या है मीटर, अगर x मीटर में तो ऊपर वाले का मीटर, मीटर ये क्या आएगा, एक ये मीटर क्यू है, ये भी मीटर क्यू है, तो मीटर क्यू का रूट ये कितना बनेगा, मीटर का पावर 3/2, ये बनने वाला है, सही है, ओके ये सही है। अब इससे डायमेंशन क्या आएगा 1 अपान ये -1, तो ये -1 का मतलब मीटर का पावर हाफ बनेगा, तो पूरी की पूरी फैक्टर्स एक सी में कन्वर्ट होगा, और साथ में ये m का पावर 1/2 है ना, और m कैपिटल A का भी यूनिट m ही है, तो पूरा इसमें कन्वर्ट होगा 1 अपान m की जगह पे a का पावर 1/2, इसमें कन्वर्ट होने वाला है ये। अगर तुम इसको करना इंटीग्रेट करके देखना, वो आएगा c 1 अपान रूट a में कन्वर्ट होगा ही होगा, ये तय है। यही नहीं, कहीं भी ऐसा इंटीग्रेशन आपके सामने दे, जैसे कोई कहे कि dx अपान
अंडर रूट ऑफ ए का पावर एन माइनस एक्स का पावर एन है, जीरो से इसके इंटीग्रेशन को किसके प्रोपोर्शनल में जाने वाला है। तो ये चल रहा है ना, ये एक्स के पे फाइनल लिमिट ए लगने वाला है, फाइनल लिमिट ए लगने वाला है। ये पूरा पूरा फंक्शन एक सर्टेन कांस्टेंट के साथ जो कि इंटीग्रेट करने के बाद न्यूमेरिकली कांस्टेंट आएगा, वो न्यूमेरिकली कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और साथ में इससे इसका क्या यूनिट है, मीटर, तो मीटर, तो उसको भी ए की तरफ से रहने दो। और यहाँ पे क्या है, ए का पावर एन का पावर, ये 1/2 है ना, तो n/2 इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सी ए का पावर -1, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो n माइनस 2 डिवाइड बाई 2 में कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट होगा, इस पूरे का इसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये फैक्ट। अब वेरीफाई कर लो इसमें ये 3 है ना, तो यहाँ पे n के पे 3 रखो, 3 - 2 1/2 आ गया फैक्टर्स। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन से बचने के तरीके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कन्वर्ट होगा 1/√a और एक सर्टेन कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स इसको मैं लिखूंगा एक c और √a का टर्म बाहर आएगा, यहाँ पे √a का टर्म बाहर आएगा और साथ में m/2k आएगा। तो जो टाइम पीरियड है आपका, वो हो जाएगा 4c/√a डिवाइडेड बाई m/2k। डायमेंशन एनालिसिस इंटीग्रेशन में भी तो यूज होगा। तो टाइम पीरियड 1/√a के प्रोपोर्शनल है, 1/√a के प्रोपोर्शनल है। उन्होंने कहा था कि एम्पलीट्यूड स्मॉल है, जिसको मैंने कैपिटल ए मान लिया था। तो ठीक है, तो हमारे अनुसार आंसर क्या होगा, t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√small a, 1/√small a, एंड इस ऑप्शन इज ये पार्ट। अब आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो आप इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर वो पूछता है कि नहीं पूरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही बताओ क्या होगा, अरे कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर रहे ना, इसके इंटीग्रेट उठा के रख, इसके इंटीग्रेशन करना है, जो वैल्यू आएगी उठा के आप रखना, आंसर, ठीक है। ओके, यही चीज अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता है, देखना ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पोटेंशियल जी का फंक्शन है अल्फा एक्स का पावर 4, अल्फा एक्स का पावर 4, इसको रख लें यहाँ पे। पोटेंशियल जी का फंक्शन है अल्फा एक्स का पावर 4, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। पोटेंशियल जी का फंक्शन है अल्फा एक्स का पावर 4 और पूछ रहा है टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, प्रोपोर्शनल। तो तुम समझ गए होगे अच्छे से कि इसको भी मुझे उसी तरीके से लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी अल्फा एक्स का पावर 4 और एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक 0 हो जाएगी, अल्फा और एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का पावर 4। अरे गेट में पॉइंट ना, यहाँ से भी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा कॉमन ए का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 और ये 2 का टर्म यहाँ पे आएगा और m का टर्म डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट ओवर यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अभी v की वैल्यू आ गई, इसको मैं लिख सकता हूँ dx/dt। देखो ये एकदम लग रहा है ना कि दावे के साथ सही है, गलत होने की संभावना नहीं है। तो दिस इज द मीन पोजीशंस एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कैपिटल ए है और पार्टिकल t टाइम पे यहाँ पे था, यहाँ से x दूरी पे v पे, इसको लिखेंगे dx एंड डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म यहाँ पाएगा अंडर रूट ऑफ a का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा अपान स्मॉल m इंटू dt। ये लिख लिया, ऐसे लिखेंगे। अब सुनना तो, अब एक काम करते हैं, इसका यूनिट क्या आएगा, तो कांस्टेंट सी आएगा, dx का यूनिट a में चलेगा और ये जीरो से t चलेगा ना, और ये चलेगा 0 से कैपिटल ए। तो इसका डायमेंशन a आएगा और इसका जो डायमेंशन आएगा a का पावर 4 है और रूट लग गया तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 1/a, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t/a में कन्वर्ट होगा, जहां c एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल नॉट ए डायमेंशनल कांस्टेंट। वो डायमेंशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो c न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इसको इंटीग्रेट करके आएगा अपान ए, और मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा अपान m इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से
जो टाइम टी आया उसकी वैल्यू हो गई, इसको इधर भेजा तो m अपान 2 अल्फा अंडर रूट ऑफ c अपान ए। कोई पूछे टाइम पीरियड तो इसी का 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स तो 4c अपान ए अंडर रूट ऑफ m अपान 2 अल्फा। यहाँ पे c भी न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, 4 भी है एंड 2 भी है। दैट मीन्स टाइम पीरियड कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए, और ये m और अल्फा का रूट आएगा तो इसके प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि तुम समझ गए कि बी पार्ट में आंसर है। और तुम्हें लग भी रहा होगा कि हाँ यार एकदम सही है, इसमें गलत होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, कई जगह पे तुम देखोगे इसको लिए ऐसे दिखाया जाता है कि टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करेगा ए पे, तो ए का पावर एक्स कर दो, एम पे तो एम का पावर वाई कर दो, अल्फा पे तो अल्फा का पावर जेड कर दो। फिर अरे ये तो इसे तुम कर पाए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता था इसी पे डिपेंड करता है। अगर पता, अगर क्वेश्चन में सिर्फ 1 अपान ए और रूट एम दिया होता, अल्फा लिखा ही नहीं होता, तब तुम क्या करते बताओ? तो प्रोपोर्शनल है ना, तो गड़बड़ होने के चांस थे। जैसे कि अभी तुमने देखा इस क्वेश्चन में, इस पे उन्होंने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी किस पे लगाई, 1 अपान रूट ए के साथ देखी। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये बेटर तरीका है जो मैंने यूज किया। इससे तुम्हें लग रहा होगा कि यार एकदम सही है, इससे गलत होने के चांस ही नहीं है। तो तुम्हें इसी तरह के अप्रोचेस को यूज करना है सो दैट आपके आंसर्स सही हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने बाकी के क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को देखना था, पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इसमें, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन है जो अभी किया नहीं, आपको पॉज करके सॉल्व करना है। ये तो मैंने कर लिया, इसके बाद इसको पॉज करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो मैंने मान लिया कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, इसमें मैं ऑलरेडी जानता हूं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि Vx जो है अल्फा का पावर x है फॉर x नियर द ओरिजिन एंड बिकम्स अ कांस्टेंट इक्वल टू v नॉट फॉर x इज ग्रेटर देन x नॉट। मतलब यहाँ पे जो x नॉट है इसके बाद पोटेंशियल कांस्टेंट हो जा रही है। यहाँ पे कहीं माइनस एक्स नॉट होगा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जा रही है, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन को गवर्न कर रही है। कह रहा है इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कैपिटल ई इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन ओनली इफ। किस केस में पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा? अरे तब करेगा जब वो वापिस लौट पाए। एक ऑसिलेशन तभी पॉसिबल है जब वो फाइनली लौटे, तब तो जा रहा है तो लौटे। अभी देखते हैं, लौटे, जहां भी लौटेगा वहां पे एनर्जी क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो एक पार्टिकल है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। एक पार्टिकल को मीन पे आपने टोटल एनर्जी ई दी, अब ऐसे भागेगा, भागते 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 लौटना है ना, लौटना है ना। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, जब वो पार्टिकल इस एक्स नॉट तक पहुंचे, इस एक्स नॉट तक पहुंचे, यहाँ पे, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड जीरो से जीरो हो ही जानी चाहिए। यहाँ पे अगर जीरो से ज्यादा रहा तो फिर तब तो निकल जाएगा, क्योंकि इधर तो फोर्स ही नहीं है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई इधर, तो इधर फोर्स जीरो है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, यहाँ पे काम करूं इस तरीके से, इस चीज को मैं थोड़ा सा इधर बनाना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन पे, कि अगर ये मीन पोजीशन ओरिजिन है और ये एक्स नॉट है और ये माइनस एक्स नॉट है, तो इस रीजन में फोर्स क्या है? जीरो है। और इस रीजन में फोर्स इधर है और इस रीजन में फोर्स इधर है, इधर फोर्स कितना है? जीरो। मतलब इस पार्टिकल को आपको इतनी एनर्जी देनी है ताकि कुछ भी हो जाए इस एक्स नॉट को क्रॉस ना करे, कुछ भी हो जाए एक्स नॉट से क्रॉस ना करे। दैट मीन्स इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई। जब इस, मतलब इस एक्स नॉट पे जाते जाते कैटेगरी को जीरो होना ही चाहिए। तो अगर, अब एक केस मान रहा हूं, अगर एनर्जी सपोज करो, सुनना, यहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो कैटेगरी, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो ये ग्राफ ओरिजिन से ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी देखो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या पॉजिटिव है।
दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ई को हर हाल में ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, ई को हर हाल में ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, तो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। अच्छा बताओ, इतनी एनर्जी हो ताकि अच्छा यहाँ पे इस पर्टिकुलर x बराबर एक्स नॉट पे जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे, वो टोटल एनर्जी कितनी होगी, x बराबर एक्स नॉट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो कि v नॉट दिया था, देखो एक्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी v नॉट है, v नॉट है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हर हालत में जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ कि इस एक्स नॉट पे कुछ ना कुछ अगर काइनेटिक एनर्जी रह गई, तो जब इधर जा रहा होगा और यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉस करेगा, तो इस फोर्स जीरो की वजह से वो आगे निकल जाएगा, उसको लौटना है। इसका मतलब कि इस पार्टिकल की एनर्जी किसी भी हालत में, मतलब उसको एक्स नॉट तक तो नहीं पहुंचना चाहिए, एक्स नॉट से वापिस लौट जाना चाहिए। इसका मतलब उसकी एनर्जी हर हालत में, उसकी एनर्जी हर हालत में यहाँ की एनर्जी भी नॉट से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। यू जो होना चाहिए वो भी नॉट से कम होना चाहिए हर हालत में। 1 सेकेंड, भी नॉट से हर हालत में कम होना चाहिए। अगर इससे एनर्जी कम है तब यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर यू भी नॉट से, समझ गए हुए, अगर यू भी नॉट से कम है तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी हमेशा यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रहेगा ना, ताकि क्रॉस करे। दैट मीन्स अगर ऑसिलेशंस करना है तो ई की जो वैल्यू होनी चाहिए जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, एंड भी नॉट से कम होना चाहिए, तभी जाके ऑसिलेट कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, ई लेस देन जीरो इम्पॉसिबल है, ई ग्रेटर देन जीरो पे जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ई के वैल्यू भी नॉट से ज़्यादा हो गया तो फिर वो जब इधर जा रहा होगा तो अनबाउंड होके बाहर निकल जाएगा। ई ग्रेटर देन भी नॉट हो तो इसमें तो अनबाउंड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी पार्ट। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल फॉर एक्स नॉट ग्रेटर देन, एक्स नॉट से अगर ज़्यादा है तो आंसर इज जीरो। रीजन क्लियर है, क्योंकि एक्स नॉट से ज़्यादा पे फोर्स क्या है जीरो, एक्सेलरेशन आएगा जीरो। अभी आपने देखा ना, फोर्स है